ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 जनवरी के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन कल के वीडियो के लास्ट पे पूछे गए थे उनके उत्तर भी बता जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लिए। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जनवरी 2021 में किस देश का दौरा जो है ये टल गया है। तो देखिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, ये भारत की यात्रा पर आने वाले थे इसी महीने में। क्यों? क्योंकि इनको जो है गणतंत्र दिवस समारोह का चीफ गेस्ट बनाया गया था। लेकिन देखिए, वर्तमान में जो आपका ब्रिटेन है ये कोरोना से सबसे अधिक ग्रसित देश हो गया है। बहुत तेजी से यहाँ पर जो है कोरोना के मामले फैल रहे हैं। तो इसीलिए बोरिस जॉनसन ने कहा कि भैया हम ब्रिटेन से इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि वहाँ मतलब इंडिया जाना मेरे लिए सही नहीं है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है ये अब गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा पर नहीं आएंगे। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं एलेक्जेंडर एलिस। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए, जबकि एलेक्जेंडर एलिस हैं ये इस पद पर सर फिलिप बार्टन का स्थान लेंगे। और देखिए, जो आपके एलिस हैं, ठीक है, यानी कि अलेक्जेंडर एलिस हैं, ये ब्रिटेन में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अभी काम कर रहे थे, लेकिन अब ये पद त्यागेंगे और ये बन जाएंगे भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त। देखिए, एग्जाम में दो चीजें पूछी जाती हैं। पहला, किस व्यक्ति का किस पद पर अपॉइंटमेंट हुआ है और दूसरा, उसने उस पद पर किस व्यक्ति का स्थान लिया है। तो यहाँ पे हमने बात की अभी अलेक्जेंडर एलिस के बारे में। ये भारत में जो है ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनाए गए हैं और इन्होंने इस पद पर यानी कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त के पद पर सर फिलिप बार्टन का स्थान लिया है। देखिए, मैं आपको रिवाइज तभी कराता हूँ जो जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। देखिए, वार्षिकांक 2020-21 का जो पीडीएफ है ये काफ़ी कमाल कर रहा है। अभी रेलवे एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में जो है यहाँ से सारे के सारे प्रश्न मिल जा रहे हैं। डेली मुझे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। और देखिए, जितने भी एग्जाम हुए रिसेंटली, बिहार पीसीएस का हो या फिर अन्य एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है इसी पीडीएफ से सारे के सारे प्रश्न बच्चों को मिल जा रहे हैं। तो ये 3500 करेंट अफेयर का पीडीएफ काफ़ी कमाल का है। जनवरी से लगाए दिसंबर तक के इसमें आपको 3500 प्लस करेंट अफेयर मिलेंगे पूरे डिटेल में, विस्तार में। तो इसको तुरंत डाउनलोड कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। और देखिए, तीसरा प्रश्न आज का है कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रेपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है। तो देखिए, जो आपका द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रेपी है इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान दिया है जेफ बेजोस ने। और जेफ बेजोस कौन है? एक कंपनी है अमेजॉन, इसके बारे में आप जानती भी होंगे। तो अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस और ये वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। तो सबसे अमीर हैं और सबसे ज़्यादा दान भी इन्होंने 2020 में दिया। देखिए, जो द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रेपी है इसने सबसे बड़े दान की जो वार्षिक सूची जारी की है इसमें पहले स्थान पर आपके जेफ बेजोस हैं। ये अमेजॉन के मुखिया हैं और इन्होंने दान किस क्षेत्र में दिया है। देखिए, वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 732.39 अरब रुपए का दान दिया था। तो रुपए में और डॉलर में दोनों मैंने बता दिया आपको। 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 732.39 अरब रुपए दान किया था जेफ बेजोस ने वर्ष 2020 में। और इसी के साथ ये सबसे बड़े दानदाता बने थे 2020 के। और द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रेपी की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े दानदाता रहे, ये रहे आपके फिल नाइट और इनकी पत्नी पेनी। इन्होंने दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा दान का अमाउंट क्या दिया था, जो है किसको दिया था, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, एक फाउंडेशन इसका नाम है नाइट फाउंडेशन। तो नाइट फाउंडेशन को फिल नाइट और उनकी पत्नी पेनी ने जो है 90 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 65.89 अरब रुपए दान दिए थे। और इन्हीं के द्वारा एक और दान दिया गया था ऑरेगन यूनिवर्सिटी को 30 करोड़ डॉलर का यानी कि 21.96 अरब रुपए का। तो ये दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा दान था वर्ष 2020 का। और तीसरा सबसे बड़ा दान तो मैंने बता दिया, दूसरा भी बता दिया, पहला भी बता दिया। चौथे स्थान पर कौन है? देखिए, जो आपका चौथा सबसे बड़ा दान था 2020 का, ये फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग के द्वारा और उनकी पत्नी
प्रिसिला चान के द्वारा दिया गया था 25 करोड़ डॉलर का, यानी कि लगभग 18.30 अरब रुपए का। देखिए ये दान जो है ये सेंटर फॉर टेक एंड सिविक लाइफ को दिया गया था, जिसने अमेरिकी चुनाव में मत सुरक्षा पर काम किया था। तो ये चौथा सबसे बड़ा दान था। और पांचवा सबसे बड़ा दान किसके द्वारा दिया गया था? देखिए पांचवा सबसे बड़ा दान होम डिपोट के आर्थर ब्लैक ने 20 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 14.64 अरब रुपए का अटलांटा के चिल्ड्रंस हेल्थ केयर को नया अस्पताल बनाने के लिए जो है किया था। तो ये 5 सबसे बड़े दानदाताओं की सूची मैंने बता दी। देखिए सबसे बड़े दानदाता का ही जो है नाम एग्जाम में पूछा आता है। और एक हमारे जो हाईलाइटेड है सबसे मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो ये दान देने के मामले में किस स्थान पर रहे, ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चौथे स्थान पर है इस साल। देखिए इस साल फेसबुक जो है इसका शेयर काफ़ी गिर गया था। जो एड्स वगैरह होते हैं वो मिले नहीं इसको, पैसे उसे कम कमाए फेसबुक ने। तो इसलिए जो है फेसबुक शायद मतलब फेसबुक के जो संस्थापक हैं ये शायद कम दान दिए 2020 में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में केरल में जो है आपदा घोषित करी गई है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी आप बिल्कुल 6 महीने तक जो है ये चिकन वगैरह खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस समय जो है देखिए इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना तो पहले से ही था, अब आ गया एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये चिकन वगैरह खाने से फैलता है, इसको एकदम अवॉइड कीजिए बिल्कुल। अगर आप हरी सब्जी भी खाएंगे तभी जिंदा रह लेंगे 6 महीने तक, क्योंकि इंसान वैसे भी जो है वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन क्या है मतलब हमारी जो शरीर की संरचना है, दांत वगैरह मुंह वगैरह, ठीक है, मतलब इसकी संरचना ऐसी प्रभु ने हमें दी है कि हम जो है मछली ना खाएं, हम जो है शाकाहारी भोजन करें। वैसे अगर आप खाते हैं तो ये आपकी इच्छा है, ये आपके बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। तो अगर आप खाते हैं तो 6 महीने रुक जाइए और बाद में खाइएगा, ताकि आप सुरक्षित रहें, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की। देखिए कोरोना वायरस की महामारी के बीच अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू जो है ये अब बड़ा खतरा बनते जा रहा है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। और देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जो है ये अलर्ट पर है। यहाँ पर अभी मामला नहीं देखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है मामला देखा जा सकता है, क्योंकि ये सभी कनेक्टेड हैं। देखिए हमने उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है देखिए एमपी से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। तो इसीलिए जो है ये संक्रमण यहाँ से यूपी में आ सकता है। अगर यूपी में आ गया तो उत्तराखंड में पहुँच जाएगा, क्योंकि बॉर्डर लगता है। और उत्तराखंड में आ गया तो हरियाणा में पहुँच जाएगा, हरियाणा में पहुँचा तो पंजाब में भी चला जाएगा। ऐसे जो है ये एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं, इसलिए यहाँ पे जो है खतरे का जो घंटी है ये बज सकता है। तो याद रखिएगा कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है प्रकोप अभी हाल ही में केरला में देखा गया, और वहाँ पर जो है अभी हाल ही में आपदा घोषित कर दिया गया केंद्र सरकार के दौरान। और पांचवा प्रश्न है कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया है? तो देखिए अभी हाल ही में सेकेंड राउंड में ब्रिटेन ने जो है अभी हाल ही में अपने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। और उसके बाद एक और देश है जर्मनी, इसने भी कहा कि हम भी लॉकडाउन लगा देते हैं पूरे देश में। और बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगाया गया जर्मनी में। वहाँ की जो जर्मनी की चांसलर है इनका नाम है एंजेला मार्केल, ठीक है। तो इन्होंने भी हाल ही में देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से जो है सख्ती बरतने का आदेश जारी किया कि कोई भी घर से बाहर निकलेगा, बहुत ज़रूरत हुई तभी उनको बाहर निकलने दिया जाएगा। देखिए कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 30 दिसंबर 2020 को पहली बार जर्मनी में एक दिन में संक्रमण से 1000 से अधिक मौतें हुई थी। देखिए जो आपका जर्मनी देश है ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल यहाँ की बर्लिन है और करेंसी यूरो है। जर्मनी की टोटल जनसंख्या है 8.3 करोड़। ये सारे फैक्ट जर्मनी के बारे में भी याद रखिएगा। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस फाइनेंशियल कंपनी पर जो है कुल 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो देखिए ये जुर्माना लगाया गया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर कुल 2.5 करोड़ रुपए का यानी कि 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए जो आपका बजाज फाइनेंस लिमिटेड है इस पर ये जो जुर्माना लगाया गया, ठीक है, ये जो है रिकवरी और कलेक्शन प्रक्रियाओं समेत विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। और जो आपकी कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, तो इस कंपनी के खिलाफ रिकवरी और कलेक्शन के तरीकों को लेकर बार बार शिकायतें आ रही थी, तो इसलिए आरबीआई ने ये एक्शन लिया है।
सातवां प्रश्न की केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया? तो देखिए ये प्लेस आपका है शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है। देखिए वर्तमान में पूरे भारत में 9 स्पोर्ट स्कूलों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों के द्वारा किया जाता है। देखिए असम राइफल्स पब्लिक स्कूल जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट स्कूल भी है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब जो है जो भारत सरकार है ये इस स्कूल के खेल से जुड़े प्रतिभाशाली छात्रों के रहने, खाने, शिक्षा खर्च, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, बीमा एवं चिकित्सा, खेल संबंधी प्रशिक्षण एवं सहायता, प्रशिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन, खेल उपकरण और अन्य संबंध कार्यों का जो है खर्चा भी वहन करेगी। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जो आपका मेघालय का शिलांग शहर है वहां पर असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। और आठवां प्रश्न ये कि इस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिल लगेगी। देखिए जो आपका खंडवा जिला है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खंडवा जो है ये आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है। और नर्मदा नदी भी जो है देखिए एमपी में भी बहती है, और आपका साथ में जो गुजरात है वहाँ पे भी बहती है। मैं कई बार नर्मदा नदी के बारे में बता भी चुका हूँ, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अभी हम फोकस क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर जो है बन रहा जो आपका 600 मेगावाट वाला विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है, जो कि 2022-23 से जो है अपना ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो इससे जो है मध्य प्रदेश में जो है क्या होगा, वहाँ पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। देखिए इसकी टोटल क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट, याद रखिएगा इसको। देखिए 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश जो है आपका 3000 करोड़ रुपए का है, यानी कि 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे तब ये परियोजना पूरी होगी। और देखिए जो आपका ये सोलर पैनल बनाया जाएगा इस नदी में, जो कि तैरता हुआ दिखेगा आपको। तो ये पैनल जो है ये जलाशय में पानी की सतह पर तैरता रहेगा, और बांध का जल स्तर कम या ज़्यादा होने पर यह स्वतः ही ऊपर नीचे एडजस्ट होता रहेगा। तेज लहरों और बाढ़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन करते रहेंगे। तो देखिए हमें डीजल, पेट्रोल या फिर जो आपके ये परमाणु भट्टियां हैं इनसे निर्भरता हटानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऊपर वाले ने हमें इतना बढ़िया रिसोर्स दिया है एनर्जी का, सन यानी कि सूरज, ठीक है। तो सूरज से इतनी एनर्जी हम ले सकते हैं कि हमें जो है ये डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि देखिए सोलर एनर्जी जो है ये पर्याप्त मात्रा में आप देखते हो कि इतना हीट जनरेट होता है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या आ गई है, तो हमें बिजली वगैरह कटवा देना चाहिए। हमें अपने छतों पर अगर हमारे पास व्यवस्था है तो अपने छतों पर सोलर पैनल लगाना चाहिए। फ्री में आपको वहाँ पे बिजली मिलेगी, और ऊपर से ये पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा। तो हमारे तो क्षेत्र में देखिए, मैं गोरखपुर से मतलब बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने बिजली के कनेक्शन कटवा दिए हैं, अपने छतों पर सोलर पैनल लगा दिया है। उसी से वो इतनी एनर्जी जनरेट करते हैं कि उनका जो है जो सारे उपकरण बिजली के जितने भी हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, सारे चल जाते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, और बिजली विभाग के बिजली के लंबे चौड़े बिल से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है ये, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। 55-60 हज़ार रुपये में आपका पूरा डिवाइस लग जाता है, और उससे आपको जो है बिजली विभाग से मुक्ति मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के मतलब लगभग 10 साल के लिए, क्योंकि 10 साल की इसकी गारंटी होती है। नवा प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो देखिए 2023 तक जो है जो आपका जापान है इसने घोषणा की है कि ये लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। आप चौंक गए होंगे, लकड़ी से बना, ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए जो जापान है यहाँ की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी जो है इसने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का जो पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह है ये लॉन्च करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा जापान जो है 2023 तक लकड़ी से बना हुआ पहला सैटेलाइट यानी कि उपग्रह लॉन्च करेगा अंतरिक्ष में, ताकि जो आपका ये अंतरिक्ष में पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है ये कम हो जाए। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसे भारत का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है? तो देखिए भारत के जो नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए इनका नाम है शांतनु दयाल। देखिए हमने यहाँ पे बात की है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और आपके दिमाग में स्ट्राइक करा होगा यहाँ पे हमने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो देखिए जो भारत के थल सेनाध्यक्ष होते हैं इनको हम कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और भारत की थल सेना के जो सेनापति होते हैं ये इस पद पर सामान्यतः जो है अधिकारी के रूप में जो है अपॉइंट होते हैं। और वर्तमान में देखिए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये इस पद पर आसीन है। तो इसको मतलब याद रखिएगा। देखिए मनोज मुकुंद नरवणे जो है
जो कि भारत के थल सेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनको 31 दिसंबर 2019 को ये पदभार दिया गया था। और तो ये जानकारी दिमाग में बनाए रखिएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे थे भारत के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो कि अभी हाल ही में शांतनु दयाल बनाए गए हैं। देखिए शांतनु दयाल जो है ये वर्तमान में तेजपुर स्थित 4 कोर में कमांडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब ये इस पद पर मतलब अपना त्यागपत्र देंगे और अब काम करेंगे ये भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में। और ये इस पद पर जो है लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे, जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला प्रश्न आज के लिए है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? उत्तर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन बनी? इसका नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? उत्तर बताइए। चौथा है कि किस देश के प्रतिष्ठित गायक गेरी मार्शडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इनका नाम बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल के वीडियो के लास्ट में जो आपसे 5 प्रश्न पूछे गए थे उनमें पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत को कितने वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी यानी कि एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए 3 वर्षों के लिए भारत को इस पद पर चुना गया, ठीक है। और दूसरा था कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में 12वें स्थान पर हैं, यानी कि ये वर्तमान में दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और तीसरा था कि हाल ही में कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिए इनका नाम है लियोनल मेंडोका। और चौथा था कि किस देश के प्रतिष्ठित गायक गेरी मार्शडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए जो आपकी गेरी मार्शडन है ये जो है इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, इंग्लैंड की एक सिंगर थी। और पांचवा था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया? तो देखिए ये केंद्रीय मंत्री आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसको तुरंत लाइक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके लगा लीजिए, और साथ में फेसबुक पर भी शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।